उधर पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। इस बार शहबाज शरीफ सरकार ने 1 लीटर डीजल की कीमत में 13 जबकि पेट्रोल में 5 पाकिस्तानी रुपयों की बढ़ोतरी कर दी। इस इजाफे के साथ वहां तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। जबकि बेकाबू महंगाई से पाकिस्तान में पहले से ही कोहराम मचा है। वहां आटे दाल का भाव आसमान पर पहुंच चुका है। कंगाल हो चुके पाकिस्तान में लोग रोटी, दूध और दूसरी चीजों के लिए तरस रहे हैं। कच्चा माल नहीं मिलने से कारखानों पर ताले लटक गए हैं। अनाज की बोरी के लिए लड़ते लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर मारामारी का नजारा आम हो चुका है। लेकिन ये हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ी बढ़ोतरी कर दी। मतलब पहले से ही बेहाल हो चुकी जनता पर वहां की सरकार ने एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया, और यह बम ऐसा है जो बेकाबू हो चुकी महंगाई की आग में घी का काम करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने डीजल पर 13 और पेट्रोल पर 5 पाकिस्तानी रुपए की बढ़ोतरी की है। इस इजाफे के बाद वहां 1 लीटर डीजल अब 293 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 पाकिस्तानी रुपए पर पहुंच चुकी है। जबकि ₹2.56 की बढ़ोतरी के बाद वहां 1 लीटर केरोसिन 190 पाकिस्तानी रुपयों में मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस की कीमतों ने भी पाकिस्तान के लोगों के आंसू निकाल दिए हैं। तेल की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के पीछे की वजह पाकिस्तान की करेंसी में लगातार हो रही गिरावट को बताया जा रहा है। और वहां के मीडिया के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका की तरह ही करीब करीब खाली हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ $3 अरब यानी भारतीय रुपयों में करीब 25,000 करोड़ बचे हैं, जिससे पाकिस्तान के आयात और निर्यात पर भारी असर पड़ रहा है और महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। हालांकि आर्थिक संकट से निकलने के लिए पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों के आगे हाथ फैला चुका है और दावा है कि दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को कोई भी देश अब कर्ज देना नहीं चाहता है। ऐसे में उसकी सारी उम्मीदें आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पर टिकी है। इसी वजह से शहबाज शरीफ उसकी हर शर्त मानने को तैयार है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का फैसला भी उन्हीं में एक है, जिसका सारा भार भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी वहां की जनता के कंधों पर आ गया है। वहीं कर्ज के दलदल में फंसे पाकिस्तान से विदेशी कंपनियां तो पहले ही भाग रही थीं, अब वहां से विदेशी एयरलाइन कंपनियों का निकलना भी तेज हो गया। ये खबर पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के दावों की पोल खोलने वाली है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने से बच गया है, लेकिन उसके बाद आई खबर ने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। पाकिस्तान से कई बड़े देशों की कंपनियां कारोबार समेटने में पिछले 2 महीने से लगी हैं, लेकिन इस बार एयरलाइन कंपनियों के संगठन ने कहा कि उनके लिए पाकिस्तान में कारोबार करना मुश्किल है। इसकी वजह भी साफ है। पाकिस्तान में टिकट बेचने पर विदेशी एयरलाइन कंपनियां पाकिस्तानी रुपए में पैसे लेती हैं, लेकिन उन्हें ईंधन भरवाने के लिए और दूसरे खर्चों के लिए डॉलर देने पड़ते हैं। पहले पाकिस्तान का बैंक उस रकम को डॉलर में बदलता था, लेकिन पिछले करीब 2 महीने से पाकिस्तान के बैंकों की भी हालत खस्ता है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए वहां बेहद सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एयरलाइन कंपनियों को डॉलर हासिल करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से मुसीबत यह है कि पाकिस्तान में हालात सुधरने की कोई सूरत बनती इन कंपनियों को दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 2 महीने पहले तो पाकिस्तान की सरकार इसे 1 हफ्ते का संकट बता रही थी, फिर ये कुछ हफ्तों का संकट हो गया। अब मुसीबत आए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात बेहतर नहीं हुए। ऊपर से आर्थिक संकट में फंसे मुल्कों को कर्ज देने वाली संस्था IMF भी पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फेर चुकी है। इसीलिए एयरलाइन कंपनियां अब और जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। ब्रिटेन की वर्जिन एयरलाइंस तो 1.5 महीने पहले ही पाकिस्तान को अलविदा कह चुकी है, लेकिन अब विदेशी एयरलाइन कंपनियों के संगठन ने खतरे की घंटी बजा दी है। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान जैसी डूबती नाव में कोई भी सवार होने को तैयार नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान से सभी विदेशी एयरलाइन बहुत जल्द अपना काम धंधा समेट सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार के सामने अभी हालात बेहतर करने का विकल्प खुला है। अगर वो चाहें तो एयरलाइन कंपनियों के लिए नियमों में ढील दे सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि डॉलर वाला संकट तो इन कंपनियों के लिए केवल एक मुसीबत है। असली परेशानी तो यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ चुकी है। वहां से ज्यादातर फ्लाइट बेहद कम क्षमता के साथ उड़ान भर रही हैं। मतलब ये कि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान के लोग फ्लाइट की टिकट भी खरीद नहीं पा रहे। ऊपर से दूसरा संकट ये कि पाकिस्तान में विदेशों से लोग आना नहीं चाहते, यानी जो फ्लाइट पाकिस्तान में आ रही हैं वो लगभग खाली आ रही हैं, और जो पाकिस्तान से जा रही हैं उनमें भी यात्री न के बराबर हैं। इसीलिए वहां फ्लाइट ऑपरेट करना ही विदेशी एयरलाइन कंपनियों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों में पाकिस्तान से विदेशी एयरलाइन कंपनियां धंधा समेट लेंगी। उधर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी को अमेरिकी वायुसेना में असिस्टेंट सेक्रेटरी का पद सौंप दिया गया, और वो अमेरिकी वायुसेना में इतना ऊंचा पद पाने वाले पहले भारतीय बन गए। वहां की संसद में इसके लिए चुनाव हुआ, जिसे रवि चौधरी ने 29 के मुकाबले 65 वोटों से जीत लिया। रवि चौधरी बेहद अनुभवी पायलट हैं, जिन्होंने अमेरिका के C-17 ग्लोब मास्टर को उड़ाकर इराक और अफगानिस्तान में कई बड़े ऑपरेशन किए।
इस बीच खबर है कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को अपने सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-16 दे सकता है। अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए वहां के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी और जल्द से जल्द F-16 पर फैसला लेने की अपील की। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि फैसला जल्द हो सकता है। जंग के बाद ही अमेरिका की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें अमेरिका और यूक्रेन के अलावा कुछ और देशों के नेताओं को शामिल किया गया था। इस कमेटी का काम ये था कि जंग में यूक्रेन की जरूरतें अमेरिका को बताई जाएं। और खबर है कि ये कमेटी पहले ही यूक्रेन को F-16 देने की सिफारिश कर चुकी है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ था। इसी बीच 8 सांसदों ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को चिट्ठी लिख दी। इस चिट्ठी के जरिए अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 फाइटर जेट दिए जाएं। और उससे भी बड़ा हंगामा तब मच गया जब ये चिट्ठी मीडिया के हाथों में पहुंच गई। इन 8 सांसदों का मानना है कि अमेरिका को यूक्रेन की मदद करने में जरा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि यूक्रेन की हर जरूरत को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। यूक्रेन को जंग में इस वक्त अच्छे फाइटर जेट की सबसे ज्यादा जरूरत है। 2 दिन पहले ही पोलैंड ने MiG-29 यूक्रेन की फौज के हाथ में देने की बात की थी, लेकिन सोवियत संघ के जमाने के MiG-29 बेहद पुराने हैं और उनसे जंग लड़ना यूक्रेन के लिए आसान नहीं होगा। ऊपर से रूस की फौज MiG-29 की खूबियों के साथ उसकी खामियों को भी अच्छी तरह से जानती है, लेकिन अमेरिका का F-16 फाइटर जेट यूक्रेन की फौज की बड़ी ताकत बन सकता है। वो यूक्रेन की फौज के लिए एक ऐसी सुपर पावर बन सकता है जो जंग का रुख ही बदल कर रख दे। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर F-16 यूक्रेन की फौज के हाथ में पहुंच गया तो रूस को बड़ा झटका लगेगा। हालांकि पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक बीते कई महीनों से यूक्रेन के कुछ पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका मकसद ही ये था कि अगर पायलट तैयार हो जाएं तो F-16 भी यूक्रेन पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि अमेरिका के पास जंग में उतारने के लिए F-16 तो हैं, लेकिन यूक्रेन के पास F-16 उड़ाने वाले पायलट नहीं है। पायलटों की ट्रेनिंग अगले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकती है। उसके बाद अमेरिका अपने F-16 यूक्रेन को भेजने का फैसला भी कर सकता है। हालांकि तब तक पोलैंड से मिलने वाले MiG-29 भी यूक्रेन की फौज के काम आ सकते हैं। मतलब साफ है कि अब तक रूस के हवाई हमलों से लड़ने वाली यूक्रेन की फौज जंग का रुख बदलने वाली है। बहुत जल्द यूक्रेन की फौज भी तेज तर्रार और ताबड़तोड़ हवाई हमलों से रूस को चौंका सकती है। उधर इटली के नापोली शहर में फुटबॉल मैच की टिकट खरीदने को लेकर 2 टीमों के सैकड़ों समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां उन लोगों ने जमकर बवाल किया और इस दौरान नापोली की सड़कों पर आगजनी की गई। गुस्साए फुटबॉल समर्थकों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़े और उन्हें आग के हवाले कर दिया। वहीं हालात को संभालने में जुटे पुलिस वालों को निशाना बनाकर उन पर आतिशबाजी की गई। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया और हिंसा रोकने के लिए सड़कों पर पुलिस की एक बड़ी टीम उतार दी गई। हालांकि पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया। ये बवाल यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस की तरफ से आयोजित चैंपियंस लीग टूर्नामेंट के एक मुकाबले से पहले हुआ, जिसमें इटली के नापोली और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की फुटबॉल टीमों को आपस में भिड़ना था। लेकिन इससे पहले ही नापोली में आदेश जारी कर दिया गया कि जर्मनी के किसी भी फुटबॉल फैन को इस मैच की टिकट नहीं बेची जाएगी। इस आदेश से गुस्साए फ्रैंकफर्ट की टीम के समर्थकों ने पहले तो अपनी ही टीम के होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में मैच शुरू होने से पहले उन्होंने स्टेडियम के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी नापोली के फुटबॉल समर्थकों से भी भिड़ंत हो गई। इधर स्पाइस जेट के एक विमान के कॉकपिट में होली मनाने पर 2 पायलटों पर कार्रवाई की गई। दोनों कॉकपिट में कॉफी और मिठाइयों के साथ दिखाई दिए, जिसकी एक फोटो भी सामने आई जिसमें ब्लैक कॉफी दिखाई दी। फोटो वायरल होने के बाद स्पाइस जेट ने दोनों पायलटों को जांच खत्म होने तक सस्पेंड कर दिया। उधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि तिब्बत में चीन की सेना के लिए सैनिकों की भर्ती का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। खबर के मुताबिक चीन अपनी इस योजना के नाकाम होने के बाद अब किसी दूसरे प्लान पर काम कर रहा है ताकि उसकी सेना में बड़े पैमाने पर युवाओं को भर्ती किया जा सके, क्योंकि चीन ने 80 के दशक में अपने देश के लोगों पर 1 चाइल्ड पॉलिसी थोप दी थी, जिसकी वजह से वहां युवाओं की संख्या में भारी कमी हो गई। हालांकि चीन ने 2016 में ही इस पॉलिसी को वापस ले लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और देश में युवाओं की संख्या में कमी का असर उसकी सेना पर भी पड़ा। खबर के मुताबिक वहाँ फौज में भर्ती के लिए युवा ही नहीं मिल रहे हैं, जिसके बाद चीन ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की योजना बनाई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन का प्लान तिब्बत में हर साल 20 से 22 हजार सैनिकों की भर्ती का था, लेकिन वो सिर्फ 7 से 8 हजार लोगों की ही भर्ती कर पाया, जिसके बाद उसने इस प्लान को भूलकर अब कोई दूसरा रास्ता तलाशना शुरू कर दिया।